Hello students, in this video we will do the lecture number 4 of chapter 1st, chemical reaction and equation of class 10 chemistry. So let's start. हमने पिछले चैप्टर में भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स बताए थे। ओके, तो यहाँ पर भी हम इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट या एनर्जी रिलीज होती है ना, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व होगी, यूज होगी, यूटिलाइज होगी रिएक्शन में। तो एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, एंड थर्म मीन्स क्या होता है, हीट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी यहां पर रिएक्शन में हीट और एनर्जी क्या होगी, यूज होगी, इन्वॉल्व होगी रिएक्शन को कैरी करने के लिए। ओके, सो द रिएक्शन इन which require energy in form of heat, light and electricity to break reactant are called endothermic reactions. ठीक है, it means that all the decomposition reaction, जो भी मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी, जितनी भी decomposition reaction के टाइप और उनके एग्जाम्पल दिए थे, all the decomposition reaction are एंडोथर्मिक। ठीक है, वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, Fe2O3 फॉर्म हो रहा था और दो गैसेस फॉर्म हो रही थी, कौन सी, SO2 एंड SO3। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट क्या है, यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है टू ब्रेक द रिएक्टेंट into the various products. Okay, so next reaction is displacement reaction. Displacement reaction, okay, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में कोई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या है, आयन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा दीजिए, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो अगर हम आयरन और कॉपर का कंपैरिजन करें तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से सल्फेट आयन डिस्प्लेस कर लेगा। ये जो सल्फेट आयन है SO4-2 आयन, ये आयरन क्या है, डिस्प्लेस कर लेगा, इससे छीन लेगा। क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा पावरफुल है कॉपर के कंपैरिजन में, तो वो उससे सल्फेट आयन छीन लेगा। ठीक है, जब आयरन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, आयरन फेरस सल्फेट। ठीक है, यहां पर बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक, और कॉपर अलग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर अलग आ जाएगा। ओके,
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अगर आप इसका रिवर्स रिएक्शन कराना चाहेंगे, मींस कॉपर को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, सो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस पावरफुल देन आयरन, तो वो इससे सल्फेट आयन को छीन नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन कब होगी? जब आपने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ले रखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो सल्फेट आयन कॉपर से डिस्प्लेस होकर के कहाँ चला गया? आयरन के पास चला गया। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें ये मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन और कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप कर देते हैं, यू कैन सी दिस फिगर, दिस इज स्टैंड, और स्टैंड के साथ क्या लगा रखा है? यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले रखा है हमने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या डिप कर दी है? आयरन नेल डिप कर दी गई है, आयरन नेल। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम you will observe that the blue solution of copper sulfate will fade away. ठीक है, it will fade away after some time, इसका कलर फीका पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा देर तक रखेंगे तो इस कलर का सॉल्यूशन ग्रीन भी हो जाएगा। ग्रीन किस वजह से हो जाएगा? बिकॉज फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का होता है। तो फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होकर के किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। आप देखेंगे आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाएगी। ठीक है, ब्राउनिश लेयर या रेडिश ब्राउन लेयर बोल सकते हैं आप। वो किस वजह से आ जाएगी? क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर ही डिपॉजिट हो रहा है, आयरन नेल के सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट यू कैन सी दिस फिगर। ओके, यू कैन सी दिस फिगर। आप ये फिगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट है उसमें टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ब्लू कलर का है। आप यहाँ पर आयरन नेल देख पा रहे हैं। ठीक है, आयरन नेल। लेकिन कुछ समय बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होने लगती है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन का कलर किसमें चेंज हो गया? डर्टी ग्रीन सा ये कलर हो गया है। ठीक है, ग्रीन कलर। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि आयरन नेल की थिकनेस यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ गई है। जो हिस्सा सॉल्यूशन में डिप है वहां पर थिकनेस बढ़ गई है। वो थिकनेस कैसे बढ़ गई है? इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, रेडिश ब्राउन सा हो गया है ना ये हल्का। ठीक है, तो कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ओके, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से आप नोट कीजिए। द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर by the deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to the formation of FeSO4। ठीक है, तो एग्जामिनर के टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सिंपली आपको सिचुएशन दे देगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नेल डिप कर दी गई, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व। तो आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे कुछ समय बाद? ठीक है, तो आप ये चेंजेस लिख दीजिए। दो चेंजेस है, आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो गई है कलर में, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वो डर्टी ग्रीन कलर में चेंज हो गया। व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप कर दी गई है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो ग्रीन कलर में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, गिव रीजन। ठीक,
तो आई होप आप आंसर कर सकेंगे इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, जब हम जिंक को लेते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो भी जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, is more reactive, so it also can displace the sulfate ion from the copper sulfate। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक अगर सल्फेट आयन के साथ जुड़ेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, एंड कॉपर विल बी सेपरेट, कॉपर अलग डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के सरफेस पे। ओके, तो बात आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि which element is more reactive, which element is more reactive and which element is less reactive। ठीक है, हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तभी तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपोजिट रिएक्शन दे दूं, कॉपर और ZnSO4 दे दूं, यानी जिंक सल्फेट दे दूं, तो बहुत से बच्चे क्या इसको करने लगेंगे, ये कहेंगे अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का लग रहा है, तो वो इसको फॉर्म करने लगेंगे, जबकि ये रिएक्शन होगी नहीं। वाई, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस द सल्फेट आयन, इट कैनॉट डिस्प्लेस द सल्फेट आयन फ्रॉम द जिंक सल्फेट। क्यों, वो इतना पावरफुल नहीं है, वो इतना रिएक्टिव नहीं है, इस वजह से। तो इसलिए कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू अदर, इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये आपके चैप्टर 3 में भी है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, चैप्टर 1 में ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बेटा, ये सीरीज क्या होती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एलिमेंट अरेंज होते हैं। इस सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, यानी इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अपने से नीचे वाले एलिमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एल्यूमिनियम ले लिया, सो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, बट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन लेड, यानी एल्यूमिनियम जो है अपने से नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, और अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव होगा। अंडरस्टैंड, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से कर लेना है यार। सो यू कैन सी दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन काफी ऊपर है कॉपर के कंपेरिजन में, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन आयरन रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। आयरन कैन डिस्प्लेस द सल्फेट आयन FeSO4 एंड कॉपर विल बी सेपरेट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जिंक का भी हमने एग्जांपल लिया था, जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन displace the sulfate ion from the copper sulfate solution and form the zinc sulfate leaving behind the copper। ओके, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का। ये ध्यान रखना, ये इस रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में कार्बन भी आता है, ठीक है, देयर इज कार्बन ऑल्सो, कार्बन यहाँ पर लाई करेगा एल्यूमिनियम और जिंक के बीच, ठीक है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। आपको ध्यान रखना है PSC, मैगजिल, MAC, ZIL, ZIL, PSC मैगजिल hardly could make solid gold perfectly। PSC मैगजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, 3-4 बार बोलेंगे, कंटिन्यूसली याद हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजिली इसे याद कर लेंगे, ठीक है। PSC
मैक्सिल हार्डली कुड मिक्स सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। तो देखिए P स्टैंड फॉर पोटेशियम, P स्टैंड फॉर पोटेशियम, ठीक है, सिंबल इज K। S स्टैंड फॉर सोडियम, ठीक है, सिंबल इज Na। C स्टैंड फॉर कैल्शियम, सिंबल इज Ca। M स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, ठीक है, मैक्सिल में M आ गया। A स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, सिंबल इज Al। अगेन C आ रहा है ना, तो यहाँ पर दो बार C है, तो ध्यान रखना ऊपर वाला मेटल है, नीचे वाला नॉन मेटल, यानी ऊपर वाला C कैल्शियम के लिए, नीचे वाला C कार्बन के लिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। कार्बन, सिंबल इज C। Z से जिंक हो जाएगा, सिंबल इज Zn। I से क्या होगा, आयरन, Fe। L स्टैंड फॉर लेड, Pb, ठीक है। हार्डली का H लेना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंबल इज H। CO, ठीक है, CO से हो जाएगा कॉपर, सिंबल इज Cu। M मर्करी, मर्करी, Hg, सॉलिड का S लीजिए, सिल्वर, सिंबल इज Ag। गोल्ड इज गोल्ड, सिंबल इज Au। परफेक्टली का P, ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिंबल इज Pt। तो यहां पर आपको कार्बन नहीं मिलेगा, और लास्ट में आपको यहां पर प्लेटिनम नहीं मिलेगा, ठीक है। बट होता है ये, ठीक है। आपके बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है उसमें कार्बन और प्लेटिनम नहीं है, बट रिएक्टिविटी सीरीज में ये दो ही आते हैं। आने को बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, बट हियर सम इंपोर्टेंट एलिमेंट आर ओनली गिवन, ओके, जो आपके 10th स्टैंडर्ड में यूजफुल है। तो आप अब इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। PSC मैक्सिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। फिर इनको प्रैक्टिस कर लीजिए नाम के साथ, सिंबल्स के साथ। तो देखिए ये सिमिलरली है, के पोटेशियम, Na सोडियम, Na यहाँ पर भी है, Ca कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने कहा था एल्यूमिनियम जिनके बीच कार्बन आएगा, तो कार्बन भी आ रहा है, ठीक है। Zn, Fe, Fe, ठीक है। ये पूरी सीरीज सिमिलरली है, ओके। सो यू कैन रिवाइज एक्टिविटी सीरीज। तो आप बड़े आराम से दूसरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दूसरे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दूं, Mg ZnCl2, इस तरीके का मैं रिएक्शन बना के दे दूं, तो आप देखेंगे कि भाई ये एक मेटल का सॉल्ट है और यहाँ पर कोई दूसरा मेटल है। तो अगर ये मेटल यानी Mg अगर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ही वो इससे क्लोराइड को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो आप देखिए Mg ये रहा, जिंक ये रहा, ठीक है। तो Mg टेबल में ऊपर है जिंक से, इट मीन्स Mg मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन डिस्प्लेस द chloride from zinc, so reaction will proceed, otherwise not, ठीक है। अगर मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ही प्रोसीड होगी रिएक्शन, वरना नहीं होगी। तो इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी टाइप की रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बता सकते हैं आप, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये रिएक्शन बता सकते हैं। So you can see that carbon is above the zinc, कार्बन जो है वो जिंक से ऊपर है, so easily जिंक अलग चला जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। So this is all about the reactivity series, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
थैंक यू।